के यूएसवी सीरीज वेबिनार में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है डायबिटीज मिथ्य वर्सेस तथ्य। इस वेबिनार में हम डायबिटीज से जुड़े उन तमाम मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे जो हम सभी के बीच फैली हुई है। हेलो, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय और इस जानकारी भरे सेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिससे जुड़े कई सारे मिथ्स हम सभी के बीच है और हमने इन मिथ्स को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। ऐसे में हमें जरूरत होती है उन एक्सपर्ट्स की जो न सिर्फ इन मिथकों को तोड़ें बल्कि आसान भाषा में हमें समझाएं भी। इसलिए ईटी हिंदी के इस वेबिनार में आज देश के 3 मशहूर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट शामिल हो रहे हैं जो बताएंगे कि हम कैसे डायबिटीज का मजबूती के साथ सामना कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जानकारी भरे सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अपराजिता प्रधान, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, डायरेक्टर वेदांता सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजी, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका, न्यू दिल्ली। डॉक्टर अपराजिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इसी के साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर भावना अत्री, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, अमर मेडिकल सेंटर, साकेत, न्यू दिल्ली, सर्वोदय हॉस्पिटल, फरीदाबाद। डॉक्टर भावना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर हरमनदीप के गिल, सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल, गुरुग्राम। डॉक्टर हरमनदीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नेहा। आज हम बहुत खुश हैं इस प्लेटफॉर्म पे आकर के कि हम सीधा अपने पेशेंट से और द पीपल हु रिक्वायर सम नॉलेज, तो उनको हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। यूएसवी वेबिनार के इस एपिसोड में भारत के कुछ मशहूर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डायबिटीज की देखभाल और मैनेजमेंट से जुड़ी जानकारी, उससे जुड़े कुछ टिप्स और स्ट्रेटेजी हमारे साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ अब समय आ गया है कि हम डायबिटीज बर्नआउट के कॉन्सेप्ट को गहराई से समझें। 2019 में द अनसीन चैलेंज ऑफ लिविंग विद डायबिटीज नामक एक लेख प्रकाशित हुआ था। इस लेख में डायबिटीज बर्नआउट के कॉन्सेप्ट को समझाया गया था। लेख में बताया गया था कि कैसे डायबिटीज मैनेजमेंट लगातार जारी रहना चाहिए। डायबिटीज मैनेजमेंट के दौरान कई बार इससे पीड़ित लोगों के दिमाग पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और वो मानसिक रूप से भी प्रभावित हो सकते हैं। ये सभी चीजें मिलकर डायबिटीज बर्नआउट की स्थिति बना देते हैं। डायबिटीज से पीड़ित कई व्यक्तियों के लिए नियमित रूप से डायबिटीज मैनेजमेंट एक कठिन चुनौती हो सकती है। फिर भी उन्हें हेल्दी रहने के लिए डायबिटीज के मैनेजमेंट की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। 2023 की एक रिसर्च बताती है कि टाइप 2 डायबिटीज पीड़ित की मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है। रिसर्च से ये भी पता चलता है कि जिन लोगों को कम उम्र में टाइप 2 डायबिटीज का पता चल जाता है, उनके मेंटल हेल्थ संबंधी चिंताओं से प्रभावित होने की अधिक संभावना है। इसी के साथ मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर अपराजिता आपसे है। डॉक्टर अपराजिता, ये एक आम धारणा है कि डायबिटीज मैनेजमेंट रोजमर्रा का काम नहीं है। इंसान शुगर के सेवन पर कंट्रोल करके भी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है और बाकी सब अपने आप ही ठीक हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या आप उन चुनौतियों के बारे में भी बता सकती हैं जिनका डायबिटीज से पीड़ित लोगों को अक्सर सामना करना पड़ता है, और वो कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से इनसे प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है? देखिए, डायबिटीज के बारे में ये समझना बहुत जरूरी है कि डायबिटीज एक क्रॉनिक कंडीशन है। हफ्ते 10 दिन की दवाइयों से या खाने में बदलाव से इस पे कोई असर नहीं होगा। तो डायबिटीज कंट्रोल में अपनी आदतों को लंबे समय तक बदलने की बहुत जरूरत है, जिसमें कि ठीक से खाना पीना, नियमित एक्सरसाइज करना और जो भी दवाइयां आपके डॉक्टर ने बताया है उसे सही ढंग से लेना इंक्लूडेड है। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो इसमें एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट, जिसका एक मेजर हिस्सा एक पोर्शन कंट्रोल भी है, वो बहुत जरूरी है फॉलो करना, जिसमें कि अपनी प्लेट में कार्बोहाइड्रेट की संख्या को कम करके प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना इंक्लूडेड है। वहीं अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो नियमित रेगुलर एक्सरसाइज करना, जो कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन आधे से पौन घंटे अपनी दिनचर्या में इंक्लूड करना जरूरी है।
एक और बात बहुत जरूरी है डायबिटीज के कंट्रोल में कि जो भी हम स्टेप्स ले रहे हैं लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल करने के लिए, वो अगर हम डायबिटीज के शुरुआत में ही कर लें तो ही उसका फायदा हमें सबसे ज्यादा और सबसे लंबे समय तक रहेगा। तो इन्हीं सब कारणों से डायबिटीज के बेसिक्स को समझना एक पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है और उसकी जागरूकता एक बहुत आवश्यक है। तो अगर ये सब आपको पता होगा तो वो अपनी डे टू डे लाइफ में डायबिटीज मैनेज करने में इतनी परेशानी उनको नहीं होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर अपराजिता। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉक्टर भावना आपसे। डॉक्टर भावना, डायबिटीज मैनेजमेंट की जो रोजमर्रा की चुनौतियां हैं उनसे निपटने के बारे में डॉक्टर अपराजिता ने हमें जो बताया, उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या आप हमें बता सकती हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डायबिटीज मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अगर सच में हेल्दी लाइफस्टाइल डायबिटीज मैनेजमेंट में मदद करता है तो लाइफस्टाइल के वो कौन से जरूरी बदलाव हैं डाइट के अलावा जो डायबिटीज के साथ जीवन जीने को आसान बना सकते हैं? जी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डायबिटीज के ट्रीटमेंट का। जैसे डॉक्टर अपराजिता ने हमें बताया कि लाइफस्टाइल शुरुआती समय में ही शुरू कर देना चाहिए ताकि हमें उससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। हम मेडिसिन से पहले अपने प्रिस्क्रिप्शन में डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए सबसे ऊपर लिखते हैं। हर गाइडलाइन में लिखा जाता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डायबिटीज का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो क्या है रीजन, हम क्यों इतना फोकस करते हैं? जैसे डॉक्टर अपराजिता ने बताया कि डायबिटीज एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। सिर्फ शुगर कम कर लेने से डायबिटीज ठीक नहीं होती। मरीज को दवाइयां चाहिए, उसको अपना डाइट फिक्स करना है, उसको अपने एक्सरसाइज का रूटीन फिक्स करना है, उसको अपनी जिंदगी में स्ट्रेस को कम करना है। एवरीथिंग हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। तो जैसे एक पेशेंट को इनिशियली जब डायग्नोसिस होता है डायबिटीज का, चैलेंज ये होता है क्योंकि उसे पता है उसकी जिंदगी में अब कंट्रोल आएगा, एक डिसिप्लिन आएगा, और उसी के बर्डन में वो मेंटली भी बहुत परेशान रहते हैं। सो ये हमारी ड्यूटी होती है उन्हें बताना, और पेशेंट को भी थोड़ी एक्सेप्टेबिलिटी रखनी चाहिए कि ये डिसिप्लिन है जो ऐड होगा। अगर आपकी डाइट फिक्स है, प्रोपोर्शन कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट, टाइमिंग इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। हम कभी भी उनकी डाइट उनकी कल्चरल प्रेफरेंस से अलग नहीं देते, हम एक बैलेंस डाइट देते हैं उनकी कल्चरल प्रेफरेंस के हिसाब से। हम कोई एक चीज नहीं हटाते उनकी डाइट से, बैलेंस डाइट। सो ये जो मिथ होते हैं कि एक चीज हट जाएगी डाइट से या शुगर बिल्कुल हट जाएगी, गलत मिथ है। डाइट इज इम्पोर्टेंट, फिक्सिंग एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, स्ट्रेस कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ डायबिटीज ट्रीटमेंट। थैंक यू। The Unseen Challenge of Living with Diabetes, इस टाइटल वाले लेख का यहाँ पर जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, जो बताता है कि डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों में डिप्रेशन के जन्म लेने की संभावना 2 गुनी हो जाती है। ऐसे में इस मिथक का क्या है जो ये कहता है कि डायबिटीज केवल फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करता है? इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा अगला सवाल डॉक्टर हरमनदीप आपसे है। डॉक्टर, क्या आप बता सकती हैं कि डायबिटीज और डिप्रेशन एक साथ कैसे चल सकते हैं? इसके अतिरिक्त डायबिटीज के साथ रहने से जुड़ी जो भी मेंटल हेल्थ की समस्या आती है उससे मजबूती से कैसे निपटा जा सकता है? यस नेहा, ये डायबिटीज और डिप्रेशन का बहुत गहरा लिंक है। डायबिटीज जैसे आप समझ सकते हो, हम पहले से जानते हैं डायबिटीज टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। टाइप 1 में आपको बहुत स्ट्रेस होता है मैनेज करने में। तो जो डिप्रेशन है वो टाइप 1 डायबिटीज में ऑलमोस्ट 3 गुना होता है। लेकिन ये जो एडल्ट्स में कॉमन टाइप की टाइप 2 डायबिटीज है, इसमें भी डबल रिस्क रहता है डिप्रेशन का। अब इसके रीजंस जो है काफी हो सकते हैं। पहले तो डायबिटीज से जो डायरेक्ट लिंक है इसका, जिसको हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स बोलते हैं, कि डायबिटीज डायग्नोसिस से लेकर के उसकी कॉम्प्लिकेशंस तक देयर इज लॉट ऑफ बहुत सारा स्ट्रेसफुल फेज है। किसी भी क्रॉनिक इलनेस का जब डायग्नोसिस होता है ना, तो पेशेंट के लिए पहले उसी को बियर करना, उसको एक्सेप्ट करना एक बहुत ही स्ट्रेसफुल फैक्टर रहता है। तो हमेशा पेशेंट जब पहली बार रिपोर्ट उसकी बताएगी कि शुगर ज्यादा है, तो वो एक पहले डिनायल फेज में चला जाता है, शॉक में चला जाता है कि ये गलत है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद ना उसका एंगर, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि ये वाई मी, मेरे साथ क्यों हो रहा है ये, मैं तो बहुत अच्छे से फॉलो करता था सब कुछ या जो भी। एंड देन स्लोली फिर वो ना डिप्रेशन में जाने लगता है। अब हर पेशेंट में ये जो फेजेस है ना बड़े वेरिएबल होते हैं कि ये डेज से लेके वीक्स एंड मंथ्स हो सकते हैं। एंड
कई बार यहीं पे पेशेंट वो डिप्रेशन से निकलता ही नहीं है, खास करके हु इज यंग, जिसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मुझे इस एज में डायबिटीज हो जाएगी। तो ये एक फैक्टर रहता है शुरू में ही कि डायग्नोसिस ही हुआ और तभी पेशेंट डिप्रेशन में चला गया, एंड समटाइम्स पूरी लाइफ वो उससे निकल नहीं पाता उस ट्रॉमा से कि मेरे को डायबिटीज एक क्रॉनिक इलनेस हो गई है। देन ड्यूरिंग द डायबिटीज मैनेजमेंट फिर ये रिस्क रहता है कॉम्प्लिकेशंस का। फिर जब वो कोई कॉम्प्लिकेशन आती है पेशेंट को, कोई हार्ट डिजीज या कोई किडनी डिजीज या कुछ, फिर वो अगेन देयर इज वन मोर फेज कि वो कॉम्प्लिकेशन हो रही है एंड पेशेंट इज नॉट एबल टू टेक दैट स्ट्रेस, वो उसमें फिर अगेन देयर इज अ पीरियड कि डिप्रेशन में चला जाएगा। थर्ड जो चीज रहती है, अब एंडोजेनस डिप्रेशन की अगर आप बात करते हैं कि जो हम चेंजेस देखते हैं, पेशेंट्स को भी समझाते हैं कि भी आपके आंखों पर इफेक्ट हो सकता है, आपके किडनीज पर इफेक्ट हो सकता है, आपके हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है। अब सेम चीज जो चल रही है ना अंदर, स्ट्रेस जो चल रहा है बॉडी के अंदर, दैट इफेक्ट्स योर ब्रेन आल्सो, जिसको हम फिर एंडोजेनस डिप्रेशन बोल देते हैं कि ऑल्दो कोई और चीज उसको प्रेसिपिटेट नहीं कर रही बट समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड, के अंदर ही कुछ चल रहा है। अब इन सारे फेजेस में अब पेशेंट जो होता है एक, वो तो अपने उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन में है जिसमें कि वो खुद को हैंडल नहीं कर सकता, वो डिसीजंस अच्छे नहीं ले सकता, अपनी ट्रीटमेंट खुद से नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी हो जाता है कि एवरीबडी शुड कम टुगेदर एंड हेल्प हिम, कि उसको पहले तो ये रियलाइज करना कि इसको प्रॉब्लम है, स्ट्रेस में है, उसको समझना, और फिर उसके साथ हेल्प के लिए डॉक्टर के साथ जाना, एंड अगर जरूरत है तो साइकियाट्रिस्ट से मिलना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है यहाँ पे, मे बी थ्रू काउंसलिंग और थ्रू मेडिकेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक अलग तरह का सोशल स्टिग्मा है कि हम साइकियाट्रिस्ट के पास तो नहीं जाएंगे, राइट, वो एक अलग चीज है। बट डायबिटीज में इट इज वेरी कॉमन, सारे प्रोफेशनल्स भी इसका ध्यान रखते हैं क्योंकि डायबिटीज बिकम डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना अगर पर्सन डिप्रेशन में है तो। सो यहाँ पे फैमिली सपोर्ट, फिजिशियन का सपोर्ट एंड प्रोफेशनल हेल्प अगर चाहिए तो ये सारी चीजें इकट्ठे मैनेज करनी पड़ती है। जी डॉक्टर हरमनदीप, आपने बहुत आसान भाषा में डिप्रेशन और डायबिटीज के बारे में हमारी ऑडियंस को बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कई स्टडीज ये बताते हैं कि भारत में डायबिटीज पीड़ितों की संख्या साल 2045 तक लगभग 13.5 करोड़ तक पहुंच जाने का खतरा है। साथ ही अगर सीमित हेल्थ केयर रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करना है तो स्वास्थ्य नीतियों में बदलाव और अधिक निवेश की जरूरत होगी। डॉक्टर अपराजिता, आज के समय में जो आम आदमी है उनके लिए हेल्थ केयर के खर्चे काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में क्या आप हमें बता सकती हैं कि डायबिटीज जैसी चुनौती से निपटते हुए किस तरह की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सामना करना होता है? क्योंकि कई लोग इस मिथक को मानते हैं कि डायबिटीज की देखभाल सभी के लिए आसानी से उपलब्ध है और दवाइयों की कीमत भी कम है, जबकि सच तो ये है कि डायबिटीज मेडिकल ट्रीटमेंट से कहीं ज्यादा है। जी, डायबिटीज का फाइनेंशियल इम्पैक्ट को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि डायबिटीज एक महंगी बीमारी है। अगर एक स्टडी में ऐसा भी देखा गया है कि अगर एक घर में किसी एक व्यक्ति को डायबिटीज है तो उस घर का लगभग 1/4 तक का खर्चा सिर्फ उसको मैनेज करने में ही जा सकता है। तो इसमें सिर्फ दवाइयों का ही खर्चा नहीं आता, वो एक डायरेक्ट कॉस्ट है। हाँ, दवाइयों का खर्चा एक मेजर हिस्सा है डायबिटीज को मैनेज करने में, और आजकल क्योंकि दवाइयाँ बहुत मॉडर्न है, इनकी अफोर्डेबिलिटी भी काफी बेहतर हो गई है जेनेरिक दवाइयाँ होने के कारण। पर जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है डायबिटीज मैनेज करने का, वो उसमें डायबिटीज का स्क्रीनिंग, उसकी मॉनिटरिंग जो हर कुछ महीनों में हमें कराते रहना चाहिए, डॉक्टर्स का कंसल्टेशंस, उनका विजिट, जो कि ना कि सिर्फ फिजिशियन का, बाकी के डॉक्टर्स का भी जो इन्वॉल्वमेंट हो जाता है डायबिटीज प्रोग्रेस होते ही, जैसे आंखों के डॉक्टर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, उनको दिखाना, और हॉस्पिटल एडमिशन, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट में हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क कहीं ज्यादा होता है अगर उनसे कंपेयर करें जिनको डायबिटीज नहीं है। तो ये सब भी एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और जो डायबिटीज का जो मेन फाइनेंशियल बर्डन है वो उनके कॉम्प्लिकेशंस के कारण होता है, जिसमें आंखों का खराब होना, किडनी का इन्वॉल्व होना और हार्ट की समस्याएं मेजर पार्ट है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में सोचते हुए हमें जो है पहले से ही जो हमारे पास रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव टूल्स हैं, जो कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जैसे डॉक्टर ने बताया पहले कि हमें अपना डाइट और न्यूट्रिशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इस पे हमें शुरुआत से ही, क्योंकि ये रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है, हमें इन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए।
ताकि हम जो इससे होने डायबिटीज अगर शुरू में ही कंट्रोल होगी तो आगे जाके इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है और उससे जो होने वाला फाइनेंशियल बर्डन है उससे कहीं हद तक बचा जा सकता है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अपराजिता। डायबिटीज से पीड़ित लोगों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ के पहलू पर गहराई से विचार करते हुए डॉक्टर भावना, क्या आप जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज के नजरिए से इस बारे में कुछ बता सकती हैं? यस, जैसे बताया गया है कि डायबिटीज एक बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल बर्डन आ जाता है फैमिली के ऊपर, तो ये बर्डन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा उन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को जो ऑलरेडी वीक है, जैसे हमारे रूरल एरियाज हैं या हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है, या एक फैमिली में अगर लेडीज को हम देखें, बिकॉज एक फैमिली में मेल मेंबर का या मेल बच्चों का ज्यादा ध्यान रखा जाता है एज कंपेयर टू फीमेल्स का। आई कांट से इन ऑल द फैमिलीज बट स्टिल इन मैनी पार्ट ऑफ द इंडिया आई कैन से, जहाँ एजुकेशन नहीं है, जहाँ पे भी बहुत पुराने सोशल नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं, तो वहाँ फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। उस टाइम में फीमेल्स को इतना फ्रिक्वेंटली चेकअप्स के लिए, मॉनिटरिंग के लिए नहीं लेके जाया जाएगा। मे बी दवाइयां मिल जाएंगी लेकिन बाकी चीजें कॉम्प्लिकेशन के लिए स्क्रीन वो भी टाइम पे नहीं होगा। तो जहाँ मॉनिटरिंग अच्छी नहीं है, फॉलोअप्स अच्छे नहीं है, वहां ट्रैक नहीं हो पाएगी डायबिटीज, और पेशेंट के ज्यादा चांसेस है कॉम्प्लिकेशंस में आने के लिए, एंड कॉम्प्लिकेशन का खर्चा डबल ट्रिपल बहुत ज्यादा होता है। तो डायबिटीज में चैलेंज बहुत ज्यादा हमें फेस करना पड़ता है अगर पेशेंट का इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज। वहां तो स्टार्टिंग से ही पेशेंट इंसुलिन पे रहेगा, बहुत डिफिकल्ट चैलेंजेस आते हैं, एंड पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन एंड मोर प्रोन फॉर कॉम्प्लिकेशंस एज वेल अर्ली इन द लाइफ। बहुत जल्दी अपनी लाइफ में इनको कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो स्पेशली फीमेल्स या हमारे पुअर इकोनॉमिक स्टेटस वाले जो लोग हैं, वहां ये चैलेंजेस बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं मैनेज करने, बिकॉज कॉस्ट आएगी, मॉनिटरिंग आएगी, फॉलो, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग इज एडेड टू द कॉस्ट। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्टार्टिंग से इसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है ताकि कॉम्प्लिकेशन सेट इन ना हो जाए। कॉम्प्लिकेशंस आते ही दवाइयां भी बढ़ जाती हैं, फॉलोअप्स भी बढ़ जाते हैं, डॉक्टर के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। आई थिंक वी शुड मैनेज इट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ वेरी वेल। थैंक यू। जी बिल्कुल डॉक्टर भावना, आपने बहुत अच्छी बात बताई। मुझे लगता है जो हमारी ऑडियंस है उनको इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। द अनसीन चैलेंज ऑफ लिविंग विद डायबिटीज लेख के मुताबिक एक बड़ी चुनौती ये है कि डायबिटीज पीड़ितों में खाने की समस्या विकसित हो सकती है, जिनमें से अधिकतर संख्या उनकी है जो अनहेल्दी खान पान के आदी हो चुके हैं। एक बड़ी समस्या वजन घटाने के लिए जानबूझकर इंसुलिन का सेवन बंद करना भी है, जिसे डायबुलीमिया कहा जाता है। मौजूदा हेल्थ केयर मॉडल सांस्कृतिक संवेदनशीलता के मामले में कई चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत जैसे देश में ये सामाजिक और आर्थिक रुकावटें जाति, वर्ग, धर्म, लिंग आदि के रूप में सामने आती हैं। असल में आधुनिक स्वास्थ्य सेवा का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था को बनाना है जो विभिन्न संस्कृतियों को समझे और इन सामाजिक असमानताओं को दूर करे। यह असमानताएं न सिर्फ जाति, वर्ग आदि से जुड़ी होती हैं, बल्कि हेल्दी फूड, एजुकेशन और रहने के ठिकाने जैसे बुनियादी जरूरतों तक पहुंच से भी जुड़ी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर हरमनदीप, क्या आप इस मिथक को दूर कर सकती हैं कि डायबिटीज से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं वो स्वादिष्ट और अलग अलग तरह के खाने का आनंद नहीं ले सकते? क्या वास्तव में डायबिटीज फ्रेंडली डाइट भी अलग अलग फूड्स का आनंद लिया जा सकता है? अगर हाँ, तो डायबिटीज से पीड़ित लोगों को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सके और अपने डायबिटीज को भी कंट्रोल में रख सके? एक्चुअली अगर हम बात करते हैं डाइट की, सबसे पहले ना ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट डाइट। जनरली लोग ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि डायबिटिक डाइट है। दिस इज अ वेरी कॉमन फ्रेज यूज्ड कि पेशेंट भी आएगा कि मुझे डायबिटिक डाइट बता दीजिए। Now that concept is gone. There is no different diet, no diabetic diet at all. It is what we call it. It is a healthy, balanced diet, right? So which everybody should follow. उसका कोई भी है, चाहे diabetic है, non-diabetic है, all persons, everybody in the house, everybody all around, right from the kids, बच्चों से लेकर के बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबको हम ये concept समझाने की कोशिश करते हैं कि you have कि एक हेल्दी बैलेंस डाइट आपको फॉलो करनी है। अब जैसे डॉक्टर अपराजिता ने और डॉक्टर भावना ने समझाया था कि
यहाँ पे पोर्शंस की बात होती है ना। वो पोर्शंस भी ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ डायबिटीज को बताया कि भाई आपको का पोर्शन कंट्रोल करना है, बाकी सब जितना चाहे खा सकते हैं, तो दैट इज नॉट ट्रू। ये जो कार्ब पोर्शन को लिमिट करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पीपल, सबको ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब आपने जब शुरुआत करी थी तो हमें बताया कि फ्यूचर में कितने लोग होने वाले हैं डायबिटीज के, तो हम जो एशियंस हैं, जो इंडियंस हैं, हमें सबसे ज्यादा रिस्क है डायबिटीज होने का, और इनकी कॉम्प्लिकेशंस भी अगर हार्ट डिजीज को देखेंगे तो कितनी ज्यादा होती है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक डबल, एंड बहुत अर्ली हो जाती है डायबिटीज, और कॉम्प्लिकेशंस हमारी पॉपुलेशन में बहुत जल्दी होती है। जैसे जो भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी सेरेमनीज या रिलीजियस फंक्शंस या घर पे पार्टीज, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि सब लोग जो है उस पार्टी में आने वाले सब लोग जो हैं वो एक हेल्दी डाइट उनको ऑफर किया जा रहा है और उसको वो फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे वो नॉन डायबिटिक हो, क्योंकि उससे क्या है कि आप पूरी सोसाइटी को हेल्दी कर रहे हो। दैट इज द एक्चुअल सपोर्ट सिस्टम, कि हम पूरी सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं कि डायबिटीज पहले तो आए नहीं और आ गई है तो उसका कंट्रोल में एवरीबडी इज हेल्पिंग एवरीबडी, एंड थर्ड वी आर प्रिवेंटिंग द कॉम्प्लिकेशंस, कि वो फिर अगर डायबिटीज है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर हरमनदीप। मेरा अगला सवाल डॉक्टर अपराजिता आपसे है। डॉक्टर, क्या ये सच है कि डायबिटीज पीड़ितों के लिए बने खाने में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता? अगर इस डाइट में किसी बदलाव की गुंजाइश है तो आप अलग अलग खान पान की आदतों को ध्यान में रखते हुए किस तरह की डायबिटीज फ्रेंडली डाइट लेने की सलाह देंगे? देखिए, इंडिया एक बहुत ही कल्चरली डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे जो नॉर्थ में मोस्टली इट इज अ व्हीट बेस्ड डाइट एंड साउथ में इट इज अ राइस बेस्ड डाइट। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि डायबिटीज में कोई फिक्स डाइट किसी को हम प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसा डॉक्टर हरमनदीप ने बताया कि इट हैज टू बी अ हेल्दी, बैलेंस, न्यूट्रिशियस डाइट। तो जो भी हमारे पुराने ट्रेडिशनल इंडियन डाइट है वो एक बैलेंस और हेल्दी डाइट है, क्योंकि आजकल के जमाने में इतना समय की कमी है कि हमको हर चीज फास्ट चाहिए, और इसी के कारण एक कैलोरी डेंस फूड जो है हमारे, क्योंकि उसे बनाना और खाना दोनों ही आसान है, उसका कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, जो कि एक मेजर कारण है डायबिटीज की केसेस में बढ़ोतरी का। तो इसीलिए हमारा जो पुराने इंडियन ट्रेडिशनल जो डाइट है दैट इज ऑल हेल्दी, पर हमें ये बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हर चीज एक मॉडरेशन में, एक लिमिट की बहुत जरूरत है। जैसे डॉक्टर भावना एंड डॉक्टर हरमनदीप ने भी बताया कि पोर्शन कंट्रोल एक बहुत ही मेजर पार्ट है, कि एक लिमिट सेट करना हर चीज में बहुत जरूरी है। अगर ये आप शुरू से फॉलो करते हैं तो आप हर चीज क्लियरली एंजॉय कर सकते हैं। हर चीज लिमिट में खाने में कोई परेशानी नहीं है डायबिटिक पेशेंट के लिए भी। और अगर हम कल्चर की बात करें तो ये दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि डायबिटिक पेशेंट में मैनेजमेंट में कई बार हमें ध्यान रखनी चाहिए कि डायबिटीज मैनेजमेंट जो कि व्रत में या फास्ट में कैसे करा जाए, तो इसके बारे में पेशेंट का एजुकेट करना बहुत जरूरी है। तो एक इंडिविजुअल का कल्चरल बैकग्राउंड और उसके बिलीव्स को लेते हुए डायबिटीज का मैनेजमेंट का प्लान बनाना बहुत जरूरी है, ताकि वो उसको आराम से फॉलो कर पाए, ताकि उसके आउटकम्स अच्छे हों। जी डॉक्टर अपराजिता, मुझे लगता है कि हमें हर चीज एक पोर्शन में लेना बहुत जरूरी है, और साथ ही उन चीजों को हमें कॉन्टिन्यूटी में बनाए रखना है अगर हमें डायबिटीज को कंट्रोल करना है और डायबिटीज के दौरान अच्छी चीजें खानी है तो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अपराजिता आपका। डॉक्टर भावना, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आप उन गलत फहमियों के या फिर उन चिंताओं के बारे में बता सकते हैं जो मरीजों से मिलते समय आपको अक्सर बार बार सुनने को मिलती हैं और बार बार वो आपके सामने आती हैं? यस, बहुत सारे ऐसे मिथ या ऐसे फैक्ट्स जो उनके दिमाग में रहते हैं मरीजों के, रिश्तेदारों के, सोसाइटी में वो मान के चलते हैं ये यही चीज है, और ये इतने कॉमन है कि काफी बार हमें ये चीजें सुनने को मिलती हैं। जैसे पहले चीज, डायबिटिक पेशेंट को ये लगता है कि आज वो हमसे इलाज करवाएगा, 1-2 महीने में शुगर कंट्रोल हो जाएगी, ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल हो जाएगा, फिर शायद इसकी दवाइयां बंद हो जाएंगी या उसको शायद लाइफस्टाइल भी फॉलो नहीं करना पड़ेगा। पहली, ये सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज हमें लगता है उसको ये बात समझाने में कि ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है। मे बी आप अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं, इससे आपकी दवाइयां हो सकता है कम हो जाए या हो सकता है बंद भी हो जाए, लेकिन वो तब तक है, कुछ समय के लिए ही है। कुछ टाइम के बाद बीमारी प्रोग्रेसिव बीमारी है तो आपको ये चीज लंबे समय तक फॉलो करनी है और मॉनिटरिंग अपनी शुगर की जो है वो बंद नहीं करनी है।
इसके अलावा कुछ इंडिजियस चीजें होती हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं हम इस प्रकार का जूस खाएंगे, हम इस प्रकार की सब्जियां लेंगे जिससे हमारी जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में रहती है। अगर वो कोई नेचुरल चीज है, आप कोई नेचुरल फ्रूट खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी चीज का अगर एविडेंस नहीं है और आपको लोकली कहीं से मिल रही है तो वो चीज ठीक नहीं होती है, क्योंकि डाइट में तो वैसे भी हम कुछ हटा नहीं रहे। स्पेशली जूसेस की अगर बात करूं तो जूस इज नॉट गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट। हमें पूरा फ्रूट लेना है जिसमें हमें फाइबर्स मिलेगा, जिससे हमारा जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है एज कम्पेयर टू जूसेस। तो ये खान पीन को लेकर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम ये कर लेंगे तो डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी, वो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तीसरी चीज होती है जैसे टाइप 1 डायबिटीज का बड़ा ही वर्णित होता है कि कुछ भी हो जाए हमें बस इंसुलिन नहीं लेनी है। टाइप 2 डायबिटीज तो दवाइयों से मैनेज हो जाती है काफी समय तक लाइफस्टाइल के साथ, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में शुरुआती दौर से इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। वो पेशेंट्स डिफरेंट तरह की मेडिसिन और बहुत कुछ ट्राई करते हैं एंड उसकी वजह से दे लैंड अप प्रॉब्लम में आ जाते हैं वो लोग। सो दिस इज अ चैलेंज। इसके अलावा भी पेशेंट्स को एक्सरसाइज को लेकर बड़े मिथ होते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो शायद हमारी जो ग्लूकोज है बॉडी के अंदर वो लो हो जाएगा, तो अपने आप को एक्सरसाइज से रोकते हैं। ठंड में अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें हार्ट अटैक आ जाएगा क्योंकि हम डायबिटिक है। तो कोई भी चीज एक्सट्रीम एंड में ठीक नहीं होती है। डॉक्टर से सलाह से ही डाइट एक्सरसाइज सबको अपना सेटल कराना होता है। फिर एक चीज होती है कि अगर हमारी शुगर लो का बड़ा डर होता है, वो एक है कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज ट्रीटमेंट की, लेकिन अगर डॉक्टर ने अच्छे से समझाया है, मरीज ने अच्छे से समझाया है, तो वो होती नहीं है। तो अगर पेशेंट ये सोचेगा कि मैं दवाइयां नहीं लूंगा क्योंकि मेरी शुगर लो हो जाती है या मेरा वजन बढ़ रहा है दवाइयों के कारण डायबिटीज की, और दवाई छोड़ देगा, तो ये भी बड़े मिथ होते हैं। सो डायबिटीज की दवाइयों के कारण अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मैनेज की जा सकती है। इनफैक्ट अगर उनका स्टार्टिंग में ही ध्यान रखा जाए तो प्रॉब्लम्स ही नहीं होती है। लेकिन इस डर के कारण कि हमारी शुगर लो हो जाएगी या हमारा वजन बढ़ जाएगा, हम दवाई नहीं लेंगे, बहुत चैलेंज है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, पेशेंट सोचते हैं कि 200-300 ब्लड ग्लूकोज चल रहा है, हमें कोई समस्या नहीं है, जो होता भी है आधे से ज्यादा पेशेंट्स को, तो हमें क्या जरूरत है दवाई लेने की। लेकिन ऐसे ही पेशेंट्स हैं जिनकी आगे को जाके किडनी, हार्ट, आईज सब में प्रॉब्लम आती है। इनफैक्ट कोई भी प्रॉब्लम डायबिटीज में बड़ी हो जाती है अगर वो अपनी शुगर का कंट्रोल नहीं करते। तो ये बहुत सारे, अगर मैं मिथ्स की बात करूं तो एक लंबी लिस्ट है और ये डिस्कशन लंबी चलती रहेगी, बट ये कुछ कॉमन चीजें थी जो मैं बताना चाहती हूँ जो गलत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर भावना। 2014 में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था डायबिटीज डेली लाइफ को कैसे प्रभावित करता है। ये पेपर बताता है कि टाइप 1 डायबिटीज से ग्रस्त पीड़ितों की जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने, आत्मविश्वास बनाए रखने और काम या पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। वहीं टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग अपने रिश्तों, खासकर लव लाइफ और पारिवारिक रिश्तों में ज्यादा परेशानी का अनुभव करते हैं। यह आम धारणा है कि डायबिटीज सिर्फ फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करता है, लेकिन जैसा कि रिसर्च बताती है, ये लोगों के पर्सनल लाइफ को भी बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारा अगला सवाल डॉक्टर हरमनदीप आपसे है। डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि डायबिटीज निजी रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है और उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगी जो जिंदगी के इन निजी पहलुओं को संभालने में परेशानी का सामना कर रहे हैं? जहाँ तक हम पारिवारिक रिश्तों की बात करते हैं, अब परिवार में काफी लोग हैं। आपका जो रिलेशनशिप्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका एक रिलेटिव्स का सर्कल है, सिबलिंग्स हैं, एंड आपका एक लाइफ पार्टनर है। ये जो सबके साथ आपका जो रिलेशनशिप है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी मेंटल वेलबीइंग जिसको हम कहते हैं। तो जैसे मैंने पहले डिप्रेशन वाली भी बात करी थी, इन रिश्तों को जैसे जितना लव और केयर चाहिए होता है, कई बार क्या होता है कि हम अपनी वो बीमारी में, अपने वो स्ट्रेस में, अपने वो डिप्रेशन, एंजाइटी में इतना ज्यादा पेशेंट खो जाता है कि वो उसके सारे रिलेशनशिप पे उसका इम्पैक्ट नजर आता है। जो बंदा डिप्रेशन में है, जो अपने आप से लड़ रहा है, अब उसका उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा अपने सिबलिंग से या अपने बच्चों से या अपने पेरेंट्स से और अपने पार्टनर से। तो ये एक एस्पेक्ट है उसकी लाइफ का जहाँ पे वो अकेला उससे लड़ रहा है, जहाँ पे उसको सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है अपने पार्टनर से चाहिए होती है, अपनी फैमिली से चाहिए होती है, जो उसको इस चीज को समझ पाए कि ये बंदा अपनी लाइफ में एक लड़ाई लड़ रहा है जिसमें उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जिसकी वजह से हमारे साथ रिलेशन में भी डिस्टर्ब हो रहा है।
तो यहाँ पे एक आपके परिवार का सपोर्ट चाहिए होता है, एक आपके डॉक्टर का सपोर्ट चाहिए होता है। और जैसे हमने डिप्रेशन में बात करी थी, कई बार प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है इन सिचुएशन में, और उससे हिचकिचाना नहीं चाहिए, आपको खुल के बाहर आना चाहिए कि आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम। अपने पार्टनर से भी ओपनली बात करनी चाहिए कि कई बार जैसे वो उन मिथ्स में जैसे भावना डिस्कस कर रही थी, कई बार ना हम किसी चीज से लड़ाई कर रहे हैं, हम बता ही नहीं रहे हैं अपने पार्टनर को। कई बार ये भी होता है कि शुरू में आपने टेस्ट करा लिया, यू डिड नॉट डिस्क्लोज इट टू एनीबॉडी एंड यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग विद योर थॉट्स। तो वहां एक ओपननेस चाहिए होती है अपने रिलेशनशिप में, टू अपना प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, एंड देन प्रोफेशनल हेल्प उसके बाद। एंड दूसरा जो इसका पार्ट है, जो है आपका पार्टनर के साथ आपका जो इंटीमेट रिलेशनशिप है, अब वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि two people are struggling, they are fighting, and that is disturbing their relationship and then their family as well. वो पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, they don't know where is the problem. ये चीज होती है, ये अगेन एक सोशल स्टिग्मा, ये चीज डिस्कस नहीं कर सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं, उस चीज से अगेन आपको बाहर आना है। आपका जो फिजिशियन है जो आपकी बीमारी को डील कर रहा है, उसके साथ डिस्कस करना है कि हम इस प्रॉब्लम में को फेस कर रहे हैं जिसमें सेक्सुअल डिस्फंक्शंस आ जाते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि ये मेल्स में होंगे, ये फीमेल में भी हो सकता है, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है जो इग्नोर होती है। एंड इसके लिए यू हैव टू डिस्कस, आपको अपने डॉक्टर को बताना होगा। अब उसमें फिर दोनों फैक्टर्स को हमने इवेल्युएट करना होता है कि डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन की तरह से ये आ रहा है, या कोई हार्मोनल डिसऑर्डर अलग से हो रहा है, या फिर ये सिर्फ एक इमोशनल स्ट्रेस है जिसमें आप देयर इज अ मूड डिसऑर्डर कि आप उसमें उस रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। तो इन तीनों चीजों के लिए अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं हमारे पास। अगर देयर इज अ मूड डिसऑर्डर तो आपको साइकेट्रिस्ट हेल्प चाहिए, अगर वो हार्मोनल इशू है तो वो तो आपके डायबिटीज डॉक्टर ने हैंडल कर लेना है। उसके अलावा अगर हम नहीं हेल्प कर पा रहे हैं, देन वी हैव यूरोलॉजिस्ट, तो जो स्पेसिफिकली इन चीजों को देखते हैं और ऑल्टरनेट और ट्रीटमेंट आपको एडवाइस करेंगे कि आप ये चीज ट्राई कर सकते हो, ये चीजें हेल्प कर सकती हैं। द प्रॉब्लम इज कि आपको ये चीजें डिस्कस करनी है खुद से, वो स्ट्रेस में नहीं रहना है, स्ट्रगल नहीं करना है, आपस में लड़ाई नहीं करनी है। दोनों पार्टनर्स का हमें इक्वल सपोर्ट चाहिए होता है इस चीज को हैंडल करने के लिए। तो वो ओपननेस की जरूरत है विद डॉक्टर ऑल्सो और विद ईच अदर ऑल्सो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरमनदीप। डॉक्टर अपराजिता, क्या परिवार और सोसाइटी डायबिटीज को मैनेज करने में और बिना किसी भेदभाव के देखभाल करने में मदद कर सकते हैं? क्या ये मिथक है या फिर इसमें कुछ सच्चाई है? जी, फैमिली और कम्युनिटी का सपोर्ट डायबिटीज मैनेजमेंट में बहुत जरूरी है, क्योंकि एक इंडिविजुअल एक एफर्ट्स कर रहा है अपने डायबिटीज को मैनेज करने में, तो उसके फैमिली से एक एंकरेजमेंट, एक सपोर्ट बहुत जरूरी है ताकि वो अपना मैनेजमेंट को कंटिन्यू रख पाए। उसमें अगर हम बात करें इंडिविजुअल चीजों की, तो एक डाइट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एक फैमिली डिस्कशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी इंडियन फैमिलीज में जो खाने पीने का ध्यान रखते हैं, वो यूजुअली जो किचन का ध्यान रखते हैं वो या तो मदर इन लॉ या मदर ही होती है। तो उनसे डिस्कस करना एक इंडिविजुअल के डाइट के बारे में कि ताकि वो ना कि सिर्फ डायबिटिक पेशेंट के लिए, बाकी सबके लिए ही एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट मिले सभी को, वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए फैमिली का एक इन्वॉल्वमेंट होना इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक एस्पेक्ट आता है, जैसे डॉक्टर हरमन ने बताया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में, उसमें भी एक फैमिली और सोसाइटी का सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज डायग्नोस होने से जो फैमिली और सोशल डायनेमिक्स है वो काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं। स्पेशली ये बहुत जरूरी उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि यंग इंडिविजुअल्स हैं, जिनको डायबिटीज टाइप 2 बहुत कम एज में डायग्नोस हो गई है, क्योंकि उन्हें उस एज में बहुत सारी चीजें एक साथ हैंडल करनी है। उनको अपना करियर भी हैंडल करना है, अपनी यंग फैमिली भी हैंडल करनी है, और साथ में डायबिटीज का मैनेजमेंट भी अच्छे से करना है। तो इन सब में एक ओवरऑल सपोर्ट और एंकरेजमेंट फैमिली से और सोसाइटी से, कम्युनिटी से बहुत जरूरी हो जाता है, जिसमें कि मेडिकेशन से अडेरेंस, सेल्फ मॉनिटरिंग, हेल्दी डाइट, डॉक्टर का रेगुलर विजिट, उनका कंसल्टेशन, ये सब ही इसमें इंक्लूडेड है। तो इसीलिए एक फैमिली सपोर्ट डायबिटीज मैनेजमेंट में बहुत बहुत जरूरी है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अपराजिता। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉक्टर भावना से। डॉक्टर भावना, डायबिटीज पीड़ितों के लिए खुद से अपना इलाज करना कितना व्यावहारिक है, ये क्या किस हद तक सही है, इस पर आपका क्या कहना है? और साथ में हमें ये भी बताइए कि या सिर्फ ये मिथक है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? खुद से इलाज करना, हमें पेशेंट का कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट उनके इलाज में जरूर होगी, पर वो अकेले इसका इलाज नहीं कर सकते। अगर डायबिटीज है तो उन्हें डॉक्टर की हेल्प चाहिए, उन्हें एक फैमिली सपोर्ट चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि खुद के इलाज से डेफिनेटली हो सकता है वो अपनी डाइट को चेंज करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, एक्सरसाइज अपने इंट्रोड्यूस करेंगे लाइफस्टाइल में, तो वजन कम हो पाएगा। लेकिन क्या वो एग्जैक्टली डायबिटीज को कंट्रोल रख पाएगा और कितने समय तक? लेकिन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लाइफस्टाइल से ही आप उसको मैनेज कर पाओगे, मेडिसिन की भी जरूरत पड़ती है। क्या मेडिसिन देनी है, कैसे देनी है, कैसे मॉनिटरिंग करनी है, तो डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट उसमें मस्ट होता है। और उसके साथ एज आई सेड कि ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट, एक सोशल सपोर्ट, एक इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो आई थिंक इसमें पेशेंट और उसके अलावा उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट ही उसके आउटकम का हमें ठीक से बता सकता है, या आउटकम हम कहें अच्छा तभी होगा जब सब चीजें एट पार होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भावना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉक्टर हरमनदीप से। डॉक्टर, डायबिटीज पीड़ितों को उनकी समस्या को हल करने के लिए आप क्या कुछ जो टूल्स हैं और जो रिसोर्सेज हैं उनका सुझाव देना चाहेंगी? क्या कोई मेडिकल संस्थान डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है? प्लीज हमें एक बार ये भी बताइए। हम डायबिटीज आजकल जो मॉडर्न मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहले तो जो सेल्फ मैनेजमेंट की बात होती है आजकल, कि जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल जिस पे हम सारे फोकस कर रहे हैं, कि जिसमें कि विदाउट एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट के बिना आप खुद को मैनेज कर रहे हो। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से कंट्रोल में रहते हैं, उनको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन ऑफ कोर्स उनको मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, टाइम टू टाइम डॉक्टर विजिट की जरूरत पड़ती है। जब वो अनकंट्रोल होने लगता है तो मेडिकल थेरेपी की जरूरत होती है। दूसरा, इसका सेल्फ मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है मॉनिटरिंग, जिसको हम बोलते हैं व्हेन यू आर ऑन ट्रीटमेंट, तो आपको सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए हम गाइड करते हैं। उसके लिए आजकल बहुत फ्रीली एट चीप रेट्स आपके पास ग्लूकोमीटर्स अवेलेबल होते हैं। सबको हम ये राय देते हैं कि ग्लूकोमीटर से घर पे चेक करिए, उसमें 2 हैसल बच जाती हैं। एक तो कॉस्ट भी कम पड़ता है और विजिट्स लैब की कम हो जाती है आपकी। लेकिन इसमें एक मिथ है लोगों में कि डॉक्टर साहब ये तो सही रीडिंग बताएगा नहीं, ऊपर नीचे बताता है। लैब में जाता हूँ तो रीडिंग 200 मिलती है, इस पे देखता हूँ तो कई बार 210 होती है, ये तो ज्यादा बता देता है रीडिंग। ये एक काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है कि थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन आता है, जो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमेशा उनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि 200 और 210 में तो कोई फर्क नहीं है, दवाई तो जो मुझे चेंज करनी है सेम ही करनी है। तो जो वो बहुत हैंडी टूल है आपके लिए, खास करके आजकल जैसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज देखते हैं, प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाती है, अब वहां तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप घर पे अपने मीटर रखें और उस पर आप चेक करें। सेकंड कि आपको एवरी टाइम इट इज विद यू। कभी आप बीमार हैं, आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लैब नहीं जा पा रहे हैं, आप पैसे नहीं हैं, तो ये कम कॉस्ट में आपके पास एक अच्छा तरीका है अपना मैनेजमेंट चेक करने का, देखने का, और कब मुझे डॉक्टर के पास जाना है। कई बार व्हेन यू आर सिक, कई बार शुगर्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, तो इमीडिएटली देन यू हैव टू लाइक विजिट योर डॉक्टर। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आजकल एक वो न्यू डिवाइस है कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग हम बोलते हैं, जिसमें कि पूरा 24 आवर्स आप अपना शुगर ट्रैक कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइप 1 डायबिटीज में, क्योंकि उसमें हर समय हम चेक नहीं कर सकते, और उसमें पेशेंट इज टोटली इंसुलिन डिपेंडेंट, कि हमें हर डोज उसकी सेट करनी होती है कि खाने से पहले कितना लगाना है, बेसल डोज कितना चाहिए। ये जो टूल्स हैं आजकल न्यू, एंड देन इन टाइप 1 वी हैव इंसुलिन पंप्स आल्सो। तो ये सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो जितना अफोर्ड कर सकता है उसको करना चाहिए, यूज करना चाहिए। एंड मेजरली जो है हमारा ग्लूकोमीटर्स जो है, मैं जरूर बोलती हूँ कि ये जरूर रखना चाहिए हर डायबिटिक पेशेंट को हु इज ऑन थेरेपी। एंड इसके लास्ट अगर हम बोलेंगे कि सपोर्ट ग्रुप्स, अब आपको अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। हर हॉस्पिटल में सपोर्ट ग्रुप रहता है, खास करके टाइप 1 डायबिटीज के लिए जरूर रहता है,
और उसको सपोर्ट करने के लिए हॉस्पिटल का भी मैकेनिज्म होता है, और देयर आर अदर पार्टीज ऑल्सो जो एनजीओज हैं जो हमारी हेल्प करती हैं। बट फॉर एवरी पर्सन इम्पॉर्टेंट इज कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करो वेयर यू आर लैगिंग, जहां पे आप कॉस्ट बियर नहीं कर पा रहे हो या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। खास करके मैं बोलूंगी टाइप 1, जहां पे मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है और इतने रिसोर्सेज होते नहीं पेरेंट्स के पास, बच्चों के पास, कि वो इतना अफोर्ड कर पाए कि इतनी चेकिंग, मॉनिटरिंग। तो वो जरूर हमारे पास सपोर्ट ग्रुप्स एंड एनजीओज रहते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज डिस्कस इट विद योर डॉक्टर, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें। थैंक यू सो मच डॉक्टर हरमनदीप। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर प्राजिता आपसे है। डॉक्टर, क्या डायबिटीज के इलाज में किसी ऑल्टरनेट मेडिसिन की कोई भूमिका है या फिर यह सिर्फ एक मिथक है और गलत सूचना है जिससे लोगों को सावधान रहना चाहिए? अगर हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करें तो जो भी मेडिसिन एलोपैथी में भी जो अप्रूव्ड है वो सब एक बहुत ही रिगरस ट्रायल के बाद, जो कि बहुत लोगों में हमने ट्राई किया है, रिजल्ट्स देखे हैं, क्लोजली मॉनिटर किया है, उसके बाद ही मार्केट में आती है, जो कि डायबिटीज कंट्रोल करने में एफिकेशियस और सेफ दोनों ही होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी कोई भी मेडिकेशन अगर वो किसी भी दूसरे उसमें मेडिसिन में हो, जैसे कि अगर आप आयुर्वेदिक की बात करें, अगर उसके पास डेटा है तो यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसे ही कोई भी मेडिसिन लेना जिसका हमें बेसिस नहीं पता, सिर्फ हेवाए हम सुन रहे हैं किसी से और हमने लिया है, या फिर हम एडवर्टाइजमेंट देख के हम ले रहे हैं, हमें उसका एक्चुअली बेसिस नहीं पता, वो काफी डेंजरस हो सकता है। स्पेशली जैसे डॉक्टर भावना ने बताया, जो मिथ है टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में, क्योंकि उनको एक शॉक होता है कि इंसुलिन स्टार्ट करा है, सो दे एक्चुअली सर्च फॉर दिस ऑल्टरनेटिव काइंड ऑफ मेडिसिन कि हमें किसी तरीके से हम इंजेक्शन से बच जाएं। तो उनका एजुकेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमने ऐसे भी देखा है कि दीज पेशेंट एक्चुअली लैंड अप इन आईसीयू इन अ वेरी सीरियस कंडीशन बिकॉज दे अपना इंसुलिन बंद कर देते हैं, जस्ट कि हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे हम भरोसा, हम देखना चाह रहे थे कि उससे क्या असर होता है कि नहीं। तो इसलिए पेशेंट एजुकेशन बहुत जरूरी है। और जो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट हम लेते हैं अपनी डाइट में, जो कि बताया कि नेचुरल फ्रूट या वेजिटेबल जो भी है इन द एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्म, उसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज आप अपना जो ट्रीटमेंट है, बाकी का जो दवाइयां डॉक्टर ने दी है आप लेते रहे और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्राजिता, डॉक्टर हरमनदीप एंड डॉक्टर भावना। आप तीनों हमसे जुड़े और आपने हमारे दर्शकों को डायबिटीज से जुड़े कुछ जरूरी मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में जानकारी दी। मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस के मन में जो भी गलत फहमियां थी इनको लेकर वो सभी अब क्लियर हो गई होंगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। यूएसवी सीरीज वेबिनार यही खत्म होता है। हम फिर आएंगे दोबारा आपसे मिलने, तब तक अपना ध्यान रखिए और बहुत हेल्दी रहिए।